नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में टीचर अप्रेजल के बारे में अध्ययन किया, शिक्षक मूल्य निर्धारण के बारे में अध्ययन किया। हम इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शिक्षकों के जो मुख्य मूल्य निर्धारण है टीचर अप्रेजल में, उसके मापदंड क्या होने चाहिए, किस प्रकार के मूल्य निर्धारण होने चाहिए, मूल्य निर्धारण के मापदंड क्या होने चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ द टीचर अप्रेजल, शिक्षकों का मुख्य मूल्य निर्धारण। तो जो शिक्षक हैं वो किसी तथ्य, संवेग, विश्व समाज और व्यवस्था पर चिंतन करते समय अनेक तथ्यों का ध्यान उसको रखना चाहिए, क्योंकि जो चिंतन व्यक्तिगत रूप में होता है उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियों की संभावना होती है। इसलिए चिंतन और व्यवहारों का स्वरूप यदि सर्वोत्तम रूप में होगा तो वो चिंतन प्रक्रिया से छात्रों को लाभ होगा और इस प्रकार चिंतन समाज के लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार का चिंतन समझनी, उसका जो चिंतन है वो विश्व को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अकेले को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए चिंतन और विचार का स्वरूप सर्वोत्तम रूप में होना चाहिए ताकि छात्रों को भी लाभ मिले और शिक्षक खुद को भी लाभ मिले। इस प्रकार का चिंतन समाज के लिए भी उपयोगी होता है और इसके विपरीत चिंतन, विचारों का स्वरूप हमेशा ही अव्यवस्थित और अनुपयोगी होता है। इसलिए चिंतन को सर्वोत्तम रूप में ही करना चाहिए जो कि समाज के हित के लिए हो, विश्व के हित के लिए हो। हर तथ्य का इस प्रकार से उसको पेश करना चाहिए जो कि सबका हित करे और उसका लाभ शिक्षक, विद्यार्थी और समाज सभी को हो। इसलिए चिंतन और विचार प्रक्रिया में सर्वोत्तम रूप में संपन्न करने के लिए हमें या शिक्षक को कुछ बातें हैं उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें सबसे पहला है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता सिस्टमैटिक, क्रमबद्धता नहीं सिस्टमैटिक। सामान्यतः जब हम किसी संवेग और व्यवस्था को समझने के लिए चिंतन और विचार प्रकट करते हैं तो उसमें क्रमबद्धता का समावेश होना चाहिए। बिना क्रमबद्धता के जो विचार हैं वो अव्यवस्थित हो जाएंगे, संवेग अव्यवस्थित हो जाएंगे। व्यवस्था को समझने के लिए हमेशा ही उनके चिंतन और विचार को क्रमबद्ध रूप में रखना चाहिए। क्रमबद्धता का समावेश उसमें अवश्य होना चाहिए जिससे कम समय में सार्थक परिणाम मिलेंगे। जैसे हम किसी भय भी एक संवेग है, क्रोध भी एक संवेग है। ये सारे ये जो मैकडूगल के जो बताए गए संवेग या अन्य जो शिक्षा शास्त्रियों ने या मनोवैज्ञानिकों ने संवेग बताए हैं तो उसमें भय, डर, वो भी एक संवेग है और उसके ऊपर जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें भय के स्वरूप को समझना आवश्यक होता है कि भय का स्वरूप क्या है, उसका उत्पन्न होने का कारण क्या है, लाभ और हानि क्या है और भय के दूर करने के साधन क्या है। इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में अगर हम चलेंगे, सबसे सीधे अपन अगर भय को दूर करने के साधनों की बात करें तो हमें ये पता नहीं है कि भय किस कारण उत्पन्न हुआ है, तो हम उसको भय के दूर करने के साधन हमने की। इसलिए उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। सबसे पहले उस भय को समझिए कि वो भय किस प्रकार का है, उसके बाद में उसका स्वरूप किस प्रकार का है, कितना है, कितना डर रहा है और उत्पन्न होने के कारण क्या है, किस कारण से इसमें भय पैदा हुआ है। तब जाकर हम उनके दूर करने के उपाय हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार चिंतन
और विचार प्रकट करने को क्रमबद्ध रूप में हमेशा ही रखना चाहिए। इससे उस विद्यार्थी को भी लाभ होगा और अध्यापक को भी लाभ होगा और निश्चित और सार्थक परिणाम अध्यापक प्राप्त कर सकेगा। इससे इस क्रमबद्धता के अभाव में हमेशा ही बातें अनुपयोगी सिद्ध होती हैं। इसलिए क्रमबद्धता का ध्यान बहुत अवश्य भावी रखना चाहिए जब शिक्षक मूल्य निर्धारण अपने बालकों में करता है तब। दूसरा हम कह सकते हैं कि व्यापकता होनी चाहिए, विचारों में व्यापकता होनी चाहिए। अध्यापक के विचारों में व्यापकता, ब्रॉडनेस, किसी भी व्यवस्था और समय पर चिंतन और विचार प्रक्रिया में व्यापकता का समावेश हमेशा ही होना चाहिए। जैसे एक शिक्षक जब विश्व और समाज को समझने के लिए खुद के विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है या वो चिंतन करता है तो उसको विश्व और समाज के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना चाहिए। इससे वो समाज और विश्व के वास्तविक स्वरूप को समझ सकेगा और उसके विकास के लिए वो आवश्यक उपाय प्रस्तुत कर सकेगा। यदि जब तक उसके स्वरूप को नहीं समझेगा तब तक उनके विकास के लिए वो कैसे काम कर सकता है। इसलिए उसमें विचारों में व्यापकता होनी चाहिए, हर प्रकार से उसको समझना आवश्यक है। उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस समाज के क्या रीति रिवाज है, किस प्रकार का समाज है, कैसा है, तो ये सारी जो कौन कौन सी इसमें कुरीतियां हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, पूरे समाज को समझना पड़ेगा। उसमें व्यापकता लानी पड़ेगी, उसके ज्ञान में व्यापकता लानी पड़ेगी, तभी उस समाज को समझ सकेगा और समाज के आगे बढ़ने के लिए काम कर सकेगा। इसके विचारों में व्यापकता होनी बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिकता का समावेश होना आवश्यक है। वैज्ञानिकता का समावेश, विचारों में वैज्ञानिकता का समावेश होना बहुत आवश्यक है। विचारों में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। शिक्षक को अपने विचार और चिंतन की प्रक्रिया में परिकल्पनाओं का सहारा लेना चाहिए। हाइपोथेसिस, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का सहारा हमेशा लेना चाहिए, जिससे वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत, हमेशा वैज्ञानिक नियम ये कहता है कि पहले हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाए और उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यदि हमें कुछ ज्ञात नहीं होगा तो हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, ये भी हमें ज्ञात नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। हमें ज्ञात है कि हमें पाली जाना है या जोधपुर जाना है तो उसी रास्ते से जाएंगे। कि हमें जोधपुर जाना है, हम इस रास्ते से जाएंगे, क्या ये रास्ता सही है? वो जब हम पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। तो एक हाइपोथेसिस का निर्माण तो होना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकता का समावेश और वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का सहारा उसको लेना चाहिए। निश्चित निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकता अवश्य होनी चाहिए। समाज और विश्व में अनेक प्रकार की जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं या जो विभिन्न गतिविधियों का प्रचलन होता है, इन सभी पर विचार करते समय वैज्ञानिकता की कसौटी पर उसका परीक्षण बहुत आवश्यक है कि क्या यह सही है या गलत है। जो नियम और परंपराएं उचित और समाज के लिए उपयोगी हैं, उनको चलते रहना देना चाहिए, और जो नियम और परंपराएं समाज के लिए उचित नहीं है, समाजोपयोगी नहीं है, उन नियम और परंपराओं को अध्यापक को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़ सके और उसको समाज में प्रकट करने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार उसका हर चिंतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए होना चाहिए।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए होना चाहिए। इसी के साथ साथ उसका दृष्टिकोण समन्वयवादी होना चाहिए। समन्वयवादी दृष्टिकोण अध्यापक का जो विचार है, जो अध्यापक का चिंतन है, वो समन्वयवादी होना चाहिए, क्योंकि समाज और विश्व में विभिन्न प्रकार की परंपराएं पाई जाती हैं और इसमें असमानता की स्थिति भी होती है। जैसे अनेक प्रकार के यहाँ पर धर्म हैं, विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और इन धर्मों में विविध मान्यता, विभिन्न प्रकार की जो मान्यता है उसको सारगर्भित रूप में अगर प्रस्तुत करना है तो समन्वयवादी दृष्टिकोण की बहुत ही आवश्यकता होगी। और इस दृष्टिकोण के द्वारा ही शिक्षक ऐसे धर्म का स्वरूप प्रस्तुत कर सकता है जो सभी के लिए हितकारी हो, जिसमें मानवता का समावेश हो, नैतिकता का समावेश हो और संपूर्ण विश्व के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार समन्वयवादी चिंतन और दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षक के द्वारा अनेकता में एकता की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, शिक्षक का दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण हो। यदि दृष्टिकोण उसका सकारात्मक नहीं होगा तो वह किसी भी प्रकार, किसी भी बात को नेगेटिव रूप में यदि लेगा तो वो उस बात पर विचार नहीं कर पाएगा। हमेशा सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए ताकि आगे बढ़े। जैसे भय हमने पहले लिया था कि जैसे भय एक संवेग है, उसके बारे में शिक्षक को हमेशा ही सकारात्मक विचार रखना चाहिए। भय के कारण अनेक त्रुटिपूर्ण और अनैतिक कार्य करते हैं और यदि भय नहीं होगा तो हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे, अच्छे काम, अनैतिक कार्य से हम बचते हैं। शिक्षक के भय से छात्र गृह कार्य करके लाता है और ईश्वर के दंड के भय से चोरी और हिंसा नहीं। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसी प्रकार से समाज के भय से हम समाज विरोधी काम नहीं करते, लेकिन भय को अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। यदि थोड़ा सा भय अगर नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ये सारे काम नहीं होंगे। ईश्वर का भय नहीं होगा तो हम चोरी करेंगे, विभिन्न अनैतिक बातें करेंगे। टीचर का भय अगर नहीं होगा तो छात्र गृह कार्य भी नहीं करेंगे। तो इस भय को भी सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और इस प्रकार शिक्षक को हर सामाजिक व्यवस्था, हर संवेग को सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से सत्यता, सत्यता और सत्यता से संपन्न चिंतन और विचार हमेशा ही सार्थक होते हैं। शिक्षक को अपने विचार और जो चिंतन है उसमें सत्यता का समावेश अवश्य करना चाहिए। जैसे एक शिक्षक को खुद अपने व्यवहार का चिंतन करते समय उनके व्यवहार की त्रुटियां और व्यवहार की जो संवेगात्मक स्थिरता है उसको स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सत्य है। अगर है अपने अंदर त्रुटियां तो है, स्वीकार करना उसको आवश्यक है। इसका दोष दूसरों के ऊपर कभी भी नहीं थोपना चाहिए। अगर हमने गलती की है तो हमने की है, दूसरों के ऊपर दूसरों को दोष देने से क्या होगा? गलती हमारी है कि उस कारण से ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं होता तो ये होता है, वो तो उसने ऐसा किया तो आपने ऐसा क्यों किया? यानी दूसरों के ऊपर दोष देना ये नहीं, सत्य को हमेशा स्वीकार करो, गलती की है तो की।
इससे वास्तविक स्वरूप को और संवेगात्मक दृष्टिकोण को स्थिरता मिलेगी और व्यवहार के जो दोष हैं उसको दूर कर सकेंगे। व्यवहार के दोषों को अध्यापक दूर कर सकेगा। अध्यापक में व्यवहारिकता होनी चाहिए। अध्यापक में व्यवहारिकता भी होनी बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकलिटी। यदि अध्यापक व्यवहार नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा, तो चिंतन और जो विचार प्रक्रिया है उसका समावेश भी उसमें नहीं है। हमेशा ही चिंतन और विचार प्रक्रिया में व्यवहारिकता का समावेश होना आवश्यक है, क्योंकि सैद्धांतिक चिंतन से मानसिक शांति तो मिलती है, लेकिन जो सांसारिक व्यवस्था है उसके सर्वोत्तम रूप में संचालित करने के लिए सिद्धांतों का व्यवहार में प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ सिद्धांतों को याद करने से कुछ नहीं होगा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य नहीं बोलेंगे। इसमें व्यवहारिकता में भी उसको अपनाना चाहिए। हमेशा हम कहीं खड़े होते हैं तो लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए? नहीं, वो व्यवहारिकता तो नहीं है। लाइन बनाकर बारी का इंतजार कीजिए, अपनी जब अपना नंबर आएगा तो हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन सबको पता है कि हाँ लाइन से खड़े रहना चाहिए, लेकिन कितने लोग रहते हैं व्यवहारिक में? कितने हैं? व्यवहारिकता कोई अपनाता है क्या? कोई, हर कोई चाहता है कि उसका काम पहले हो, बीच में गुजरते हैं। तो व्यवहारिकता में समावेश भी आवश्यक है। इससे मानसिक शांति मिलती है और छात्रों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए सामूहिक गतिविधियां और अन्य जो उपाय हैं उस पर भी विचार करना आवश्यक है। उपयोगिता। अध्यापक को उपयोगितावादी होना चाहिए। एक अच्छे चिंतन और विचारों में सदैव ही उपयोगिता का समावेश होना चाहिए। जैसे संवेगों पर चिंतन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भी उपयोगिता का सिद्धांत ही होता है, क्योंकि शिक्षक सर्वप्रथम खुद अपने संवेगों में जब तक वो स्थिरता नहीं लाएगा तब तक वो दूसरों को इस प्रकार का काम करने का नहीं कह पाएगा। इस प्रकार का व्यवहार हमेशा ही अपने संवेगों में स्थिरता और उसका व्यवहार है वो अनुकरणीय और आदर्श रूप में विकसित करना चाहिए। और इस प्रकार से व्यवहार से छात्रों को अच्छे व्यवहार की सीख मिलेगी। इसी क्रम में यदि किसी छात्र के व्यवहार में संवेगात्मक अस्थिरता है तो छात्र के संवेग को नियंत्रण और सामूहिक गतिविधियों द्वारा स्थिर रूप प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि चिंतन और विचारों में उपयोगिता का समावेश हो सके। यानी उपयोगी, किसी भी कार्य को उपयोगी किस प्रकार बना सके, किसी काम को उपयोगी बना, यूटिलिटी। इसी के साथ साथ अध्यापक के व्यवहार में सरलता भी होनी चाहिए। सरलता एक अच्छा चिंतन और विचारों के प्रस्तुतिकरण में सदैव ही सरलता का समावेश होना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और विद्वान नहीं हो सकता। उसके चिंतन और विचार का उद्देश्य विकास ही होना चाहिए। सरलता के साथ साथ विकास। और इसलिए शिक्षक को सदैव उपयोगी विचारों सरल और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उनको समझ सके। और उसके साथ साथ संवेगात्मक अस्थिरता को दूर करने के लिए भी सरल उपायों का उसको अपनाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय और समाज दोनों का ही हित। अध्यापक को विकासशील होना चाहिए। विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। विकास
अध्यापक हमेशा विकास के बारे में सोचे। विचार और चिंतन प्रक्रिया का ये एक बहुत आवश्यक तत्व है। अध्यापक के विचार और चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व है और हर शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि चिंतन और उद्देश्य का जो विचार है उसका उद्देश्य हमेशा ही विकास हो। जैसे एक शिक्षक जब संवेगों पर चिंतन करता है तो उसके द्वारा छात्रों में संवेगों के संतुलित विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि संतुलित विकास किस प्रकार हो। इसके साथ साथ वो खुद के व्यवहार का विकास को आदर्श रूप में किस प्रकार प्रस्तुत करता है या छात्रों के व्यवहार का विकास समाजोपयोगी गतिविधियों में किस प्रकार प्रस्तुत करता है, ये अध्यापक को होना चाहिए, अध्यापक को होने चाहिए ऐसे विचार। और इस प्रकार सर्वोत्तम विचार और चिंतन है वो चहुमुखी विकास को हमेशा ही दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए अध्यापक को हमेशा विकासवादी चिंतन उसका होना चाहिए। विकास डेवलपमेंट उस प्रकार का ऐसे चिंतन होना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। अध्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। शिक्षक को अपने विचारों में हमेशा ही प्रस्तुतिकरण में हमेशा ही उसको आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखना चाहिए विचारों की प्रस्तुतिकरण करते समय। और जिन विचारों और चिंतन में उसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती उन विचारों और चिंतन को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनके चिंतन अध्यापक का चिंतन और विचार हमेशा ही आवश्यकता की पूर्ति करने वाले होने चाहिए। एक शिक्षक द्वारा संवेगों पर जब चिंतन करता है शिक्षक तो उसके पश्चात खुद के व्यवहार को आदर्श रूप प्रदान किस प्रकार किया जाता है और छात्रों में संवेगात्मक स्थिरता किस प्रकार उत्पन्न हो, इसको वो सार्थक किस प्रकार बना सके, ऐसे विचार इसके अंदर होने चाहिए। क्योंकि यही आवश्यकता है, छात्रों की यही आवश्यकता होती है। एक अध्यापक हमेशा ही निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष, किसी भी स्थिति में किसी का भी पक्ष नहीं लेना। उनके विचारों में, अध्यापक के विचारों में, अध्यापक के चिंतन में किसी भी पूर्वाग्रह किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, या इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं भी इसके साथ गलत व्यवहार करूंगा। इस प्रकार के कोई पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। हमेशा ही निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए। किसी वर्ग विशेष के प्रति, किसी धर्म विशेष के प्रति या किसी अपने पूर्व किए गए कोई कार्यों के प्रति उनका पूर्वाग्रह किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होकर आगे बढ़े, निष्पक्ष होकर उनको छात्रों को अध्यापन करवाए और निष्पक्ष होकर उनको मार्क्स दे। इसी प्रकार से अध्यापक के विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम। हमेशा ही उसके विचार स्वतंत्र होने चाहिए, किसी से बंधे हुए नहीं। स्वतंत्र विचारों का उसको अनुभव करना चाहिए और किसी भी मानसिक दबाव या सामाजिक दबाव की स्थिति से बाहर निकलकर उसके विचारों को मौलिक बनाना चाहिए। जब किसी भी प्रकार का दबाव होता है तो मौलिकता की समाप्ति हो जाती है। इसलिए मौलिक विचार, उसके अपने खुद के विचार होने चाहिए, खुद का एक स्वतंत्र विचार होने चाहिए। उसका चिंतन हमेशा मौलिक हो और स्वतंत्र विचारों वाला अध्यापक हो। आधुनिकता का समावेश होना चाहिए। आधुनिकता, शिक्षक को सदैव ही अपने विचारों के प्रस्तुतिकरण और चिंतन में आधुनिकता लानी चाहिए। जो रूढ़िवादिता है, प्राचीन काल से जो चली आ रही है, उन स्थितियों को
उन व्यवस्थाओं में चेंजेस करके, परिवर्तन करके वर्तमान समय में हमारे सामने किस प्रकार की स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। और चिंतन का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना भी होता है जो कि विकास में बाधक है, और आधुनिकता के विकास में जो बाधक समस्याएं हैं उसको दूर करके विकास करना चाहिए। इस प्रकार से इन विभिन्न आधारों पर एक शिक्षक का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।